नमस्कार साथियों, आप सभी का एग्जाम टॉपर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत-बहुत स्वागत है। आप में से काफ़ी सारे मित्रों के मैसेज आ रहे थे कि जेएनयू जो सेकंड सेम हिस्ट्री का जो सिलेबस है, उसके बारे में डिस्कस करने का। तो अपन जो सिलेबस है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये इसको टाइप करवाया गया है। आपके जो सिलेबस है, वो है भारत का इतिहास। सिलेबस किसका है? भारत का इतिहास। हिस्ट्री सेकंड सेम की बात कर रहे हैं। अपन बात कर रहे हैं हिस्ट्री सेकंड सेम। ठीक है। अब देखिए भारत का इतिहास है ये 550 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक। फर्स्ट सेम में आपके जो शुरू से लगाकर 550 ईस्वी तक था और अब ये है 550 से 1200 ईस्वी तक। अब देखिए इसके अंदर कुल 5 इकाइयाँ रहने वाली है। पहली यूनिट क्या है? क्षेत्रीय राज्यों का उदय और बाहरी संबंध। अब अपन ने बात की थी कि किस प्रकार से जो गुप्त काल है, वो गुप्त काल पूर्ण रूप से उसका जो पतन होना शुरू हो चुका था। उसके बाद में गुप्त काल का जैसे ही पतन हुआ, उसके बाद में दूसरे क्षेत्रीय राज्यों का किस प्रकार से उदय हुआ और उनके बाहरी संबंध क्या थे। क्षेत्रीय राज्यों का उदय, उत्तरवर्ती गुप्त वंश यानी कि गुप्त वंश का जैसे ही पतन हुआ उसके बाद में किस प्रकार का शासन रहा और मौखरी राजवंश का इतिहास, और मौखरी राजवंश का इतिहास किस प्रकार से था उसके बारे में बताना है। अगला है सम्राट हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की विजय अभियान यानी कि सम्राट हर्षवर्धन ने कौन कौन सी जगहों पर अपना अधिकार किया था, कौन कौन सी जगहों को उन्होंने जीत लिया था, उस समय की राज व्यवस्था क्या थी, हर्षवर्धन के समय में जनता किस प्रकार से रहती थी, जनता की क्या स्थिति थी, धार्मिक नीति यानी कि हर्षवर्धन ने किस प्रकार धर्म को बढ़ावा दिया वगैरह, इसके बारे में बताना है। और कला और साहित्य में योगदान, और उस समय जो लोग कला में जो अच्छे थे और साहित्य में अच्छे थे, उनको इसने किस प्रकार से बढ़ावा दिया या नहीं दिया, उनके बारे में बताना है। अगला बाहरी संबंध, प्राचीन भारत का बाहरी दुनिया जैसे कि पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया, यानी कि भारत का जो बाहरी दुनिया यानी कि एशिया के साथ में किस प्रकार के संबंध थे, जैसे सांस्कृतिक और व्यापारिक। भारत के जो बाहरी देशों से किस प्रकार से व्यापार होता था, आदान प्रदान किस प्रकार से चीजों का होता था वो, और संस्कृति, हमारी संस्कृति वहां पर किस प्रकार से गई और उनकी संस्कृति यहाँ किस प्रकार से आई, उसके बारे में बताना है। अगली इकाई दो में उत्तर भारत के प्रमुख राजवंश, उत्तर भारत के प्रमुख राजवंश। अब बात हो रही है भारत के उत्तर के जो भी राजवंश है उनके बारे में। देखिए पहला राजवंश है गुर्जर प्रतिया राजवंश, गुर्जर प्रतिया राजवंश। दूसरा है कलचुरी चेदी वंश। अगला है गहड़वाल राजवंश, कौन सा? गहड़वाल। अगला है परमार राजवंश। कितने राजवंश? चार। उत्तर के चार राजवंश की बात हो रही है। पहला है गुर्जर प्रतियार, दूसरा है कलचुरी चेदी, तीसरा है गहड़वाल राजवंश और चौथा है परमार राजवंश। अब इनका उदय किस प्रकार से हुआ, यानी कि जो जिस प्रकार से जो अपन बात कर रहे थे कि गुप्त वंश के जो पतन हुआ था, उसके बाद नए नए राज्य वो किस प्रकार से उदय हुए, वो किस प्रकार से उगे, किस प्रकार से बने और इनका प्रशासन किस प्रकार से चला। इसका जैसे कि गुर्जर प्रतिया राजवंश है, इसकी स्थापना किसने की, इसका स्थापना कैसे हुई, कलचुरी चेदी राजवंश है, इसका इतिहास है, इसमें कौन कौन राजा बने, गैडवाल राजवंश में कौन कौन राजा बने, इसके बारे में आपको बताना है। अगली है इकाई तीन में दक्षिण भारत के राजवंश, कौन से? दक्षिण। उत्तर की बात हुई, उत्तर के बाद में दक्षिण के जो राजवंश है उसके बारे में बात कर रहे हैं। दक्षिणी भारतीय राज्य व्यवस्था, दक्षिण भारत में किस प्रकार की राज्य व्यवस्था थी? पल्लव वंश, महान चोल साम्राज्य और पांड्य वंश। अब देखिए उत्तर में कितने? चार, और दक्षिण में कितने? तीन। पहला पल्लव, दूसरा चोल और तीसरा पांड्य। इन राजवंशों में उनका प्रशासन और नौसेना, इसके बारे में आपको बताना है। और अगला है चालुक्य और राष्ट्रकूट, चालुक्य और राष्ट्रकूट, इनका उदय वगैरह किस प्रकार से हुआ। अब देखिए पश्चिमी और पूर्वी, पूर्व और पश्चिम दोनों ही एरियो में, ये और ये दोनों ही एरियो में किस प्रकार से चालुक्य साम्राज्य है वो एक नई दिशा में बढ़ने लगा, किस प्रकार से चालुक्य साम्राज्य है वो फला फूला। राष्ट्रकूट राजवंश और कल्याणी के चालुक्य राजवंश का राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास। अब देखिए राष्ट्रकूट के जो राजवंश थे उनका और कल्याणी के जो चालुक्य राजवंश, कल्याणी का कौन सा? चालुक्य राजवंश, और राष्ट्रकूट के जो राजवंश थे उनका राजनीति यानी कि वो किस प्रकार से सत्ता में आए और उस समय संस्कृति को किस प्रकार से उन्होंने बढ़ावा दिया, उसके बारे में बताना है। अगला चौथी इकाई, चौथी और पांचवी।
चौथी इकाई में पूरी भारत और गुप्तोत्तर अर्थव्यवस्था, यानी कि गुप्त काल के बाद की जो अर्थव्यवस्था थी वो किस प्रकार से थी, पूरी भारत में गुप्त काल के बाद की जो अर्थव्यवस्था वो किस प्रकार की थी उसके बारे में बताना है। अब बंगाल के राजवंश, पाल राजवंश और सेन राजवंश का इतिहास। अब जो बंगाल, अब प्रश्न आ जाए कि पाल राजवंश और सेन राजवंश का संबंध कौन से क्षेत्र से है, तो बंगाल से। तो बंगाल के पाल और सेन राजवंश है, इनका जो इतिहास है उसके बारे में अपन को डिस्कस करना है। अगला, कला और बौद्ध धर्म का संरक्षण। अब देखिए, बंगाल के जो पाल और सैन साम्राज्य थे या राजवंश थे, इन्होंने कला को, यानी कि लोगों ने विभिन्न प्रकार की अपनी कला प्रस्तुत की उसको, और बौद्ध धर्म का किस प्रकार से इन्होंने संरक्षण दिया उसके बारे में बात करनी है। अगला है गुप्तोत्तर समाज और अर्थव्यवस्था, यानी गुप्त काल के बाद में समाज की क्या स्थिति हो गई, गुप्त काल के बाद में समाज की क्या स्थिति हो गई उसके बारे में, और आपको बात करनी है उस समय की वहां की जो अर्थव्यवस्था थी उसके बारे में। गुप्त काल के बाद के समय में समाज, यानी गुप्त काल के बाद पोस्ट गुप्ता पीरियड में किस प्रकार से समाज की स्थिति थी उस समय, गुप्त काल के बाद में व्यापार और वाणिज्य कैसा चलता था, यानी गुप्त काल के बाद में किस प्रकार से व्यापार और वाणिज्य चलता था, एक दूसरे देशों से, कौन कौन से देशों से करते थे, कौन से देशों से व्यापार नहीं करते थे, का स्वरूप, बैंकिंग प्रणाली और मुद्रा, यानी गुप्त काल के बाद में किस प्रकार की मुद्रा, किस प्रकार से सिक्के चलते थे उसके बारे में डिस्कस करना है। अगला इकाई पांच में चंदेल वंश, कौन सा, चंदेल वंश, विदेशी आक्रमण और सामंतवाद। अब देखिए, चंदेल वंश के बारे में बताना है, और अब जिस प्रकार से विदेशी आक्रमण हुए, क्योंकि जो बड़े बड़े गुप्त वंश है वगैरह, बाकी जो बड़े राजवंश थे उनका शोषण होना शुरू हो गया, पतन होना शुरू हो गया, उसके बाद में विदेशी आक्रमण और सामंतवाद। तो देखिए, बुंदेलखंड के चंदेल राजवंश का इतिहास, चंदेल राजवंश का इतिहास बताना है, और खजुराहो कला का स्थापत्य में योगदान। अब देखिए, चंदेल जो राजवंश था, इसने खजुराहो जो कला है इसको किस प्रकार से बढ़ावा दिया, किस प्रकार से इसका योगदान है उसके बारे में बताना है। अगला है विदेशी आक्रमण। विदेशी आक्रमण कौन कौन से हुए, अरबों का सिंध आक्रमण हुआ, महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी के भारत आक्रमण। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया, इसके क्या कारण थे, अब उन्होंने किया पर उसके कारण क्या थे, उन्होंने क्यों किया, और भारतीय राजनीति पर दीर्घकालिक प्रभाव। अब जैसे अरबों का सिंध पर आक्रमण हुआ, उसके बाद में महमूद गजनी और मोहम्मद गोरी का भारत पर आक्रमण हुआ, इन्होंने आक्रमण किया क्यों, और इससे भारत को क्या प्रभाव पड़े, और प्रभाव भी कैसे, दीर्घकालिक, यानी कि बहुत लंबे समय तक भारत को कौन कौन सी समस्याओं को झेलना पड़ा। अगला, सामंतवाद। भारत में सामंतवाद का उदय किस प्रकार से हुआ, और उस समय समाज जो जीवन था उस पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ा। जैसे सामंतवाद यहाँ है, तो यहाँ पर सामंतवाद से आम जन की जो जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में बात करनी है। आगे, अब यदि आप इसको पढ़ना चाहते हो अच्छे से, तो आपके लिए एक ऐप आया है, और ऐप कौन सा है, तो ऐप है एग्जाम टॉपर्स 1 वीक सीरीज। आपके लिए एक ऐप है, और ऐप का नाम है एग्जाम टॉपर्स। अब एग्जाम टॉपर 1 वीक सीरीज आई है, इसमें आपको मिलेगी पीडीएफ, क्या मिलेगी, पीडीएफ। इसके साथ में आपको मिलेंगे पीवाईक्यू, क्या मिलेंगे, पुराने साल के प्रश्न। इसके साथ में आपको मिलेंगे गैस पेपर, और इसके साथ में आपको मिलेगी जनरल सब्जेक्ट की वीडियो क्लास। अब आपके मन में आएगा कि इसको हम कैसे परचेज करें, तो डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक है, ये सारे आपको पीडीएफ के रूप में ऐप पे मिलेंगे, और मात्र 50 रुपए में मिलेंगे। अब आपके मन में विचार आएगा, क्या एक के 50 रुपए लगेंगे, नहीं, सारी, जैसे आपके सब्जेक्ट है 6, तो आपके 6 के कितने, 50 रुपए, तो आपके वहां पर ऑफलाइन आप लेते हो तो लगते 300 रुपए, परंतु यहाँ पर सिर्फ आपको 50 रुपए में सारी मिलेगी, उसके साथ में पेपर वगैरह सारा मिलेगा, जो कि ऑफलाइन में नहीं मिलता है। तो बने रहे एग्जाम टॉपर के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।